बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाऊंगा जिसका उन्वान है कि गैरत है बड़ी चीज़ इस जहान तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। दारा बहुत बड़ा पहलवान था ईरान का, और ये जो गैरत होती है ये दरवेश को भी दारा का ताज पहना देती है। एक दिलचस्प स्टोरी है, और मेरे मोहतरम व्यूअर्स मुझे इजाज़त देते हैं कि वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो माइंड नहीं करते और शफकत करते हैं, माफ़ कर देते हैं। इसके अलावा पीटीआई अशरफ गनी से मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये अशरफ गनी कहाँ से आ गया ये भी आपको बताता हूँ। और जहाँ पे डूब मरने का मकाम था वहाँ पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कच्छा पहना और नहाना शुरू कर दिया। ये स्टोरी भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले गैरत है बड़ी चीज़। अगर आपने दिलचस्पी ली तो पूरी ज़िंदगी का आपको फ़लसफ़ा समझ आ जाएगा, पाकिस्तान के ज़वाल की वजूहात भी आपको समझ आ जाएंगी। निकोलस सरकोजी फ्रांस का नौजवान सदर था। वो 28 जनवरी 1955 को फ्रांस में पैदा हुआ। इसके वालिद पॉल सरकोजी का ताल्लुक हंगरी से था। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी 1944 में हंगरी में दाखिल हुई तो सरकोजी के वालिद जर्मनी भाग गए और वहां से फ्रांस आ गए। उनके वालिद ने 1949 में एंड्री माला से शादी कर ली। निकोलस सरकोजी उनका दूसरा बेटा था। पॉल सरकोजी और एंड्री माला में बाद इख्तलाफात हुए और सरकोजी के वालिद उनकी मां को छोड़कर गांव चले गए। चुनाचे सरकोजी और उनके दोनों भाइयों की परवरिश उनके ननिहाल को करना पड़ गई। लेकिन सरकोजी उस खानदान और उसके बचपन के हालात हमारी इस कहानी में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। चुनाचे हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। सरकोजी अच्छा तालिब इल्म साबित न हुआ। वो मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से पास फेल होता हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में पहुंच गया और उसने बिजनेस लॉ की डिग्री ले ली। बाद उसने सियासियात के इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, लेकिन अंग्रेजी कमज़ोर होने की वजह से फेल हो गया। वो इसके बाद कानून की तालीम के लिए निकला। उसने बार का इम्तिहान पास किया और वकील बन गया। सरकोजी ने 1982 में पहली शादी की और 1996 में बीवी को तलाक दे दी। उस साल उसने दूसरी शादी की, लेकिन मार्च 2005 में उसने दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी। अब क्योंकि सरकोजी की ख़ानदानी ज़िंदगी भी हमारी कहानी में ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, चुनाचे हम इससे भी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। सरकोजी ने 22 साल की उम्र में सियासत शुरू की। वो पेरिस शहर की एक मुज़ाफ़ाती बस्ती का काउंसलर बन गया। वो चंद बरसों बाद इस बस्ती का मेयर मुंतखब हो गया। वो फ्रांस का नौजवान तरीन मेयर था। वो 1988 में फ्रांस की कौमी असम्बली का मेंबर हो गया और 1993 में बजट के वजीर और काबीना का एग्जेक्टिव बन गया। वो याक शिराक का असिस्टेंट भी रहा। याक शिराक बहुत ज़बरदस्त सदर थे फ्रांस के। इससे पहले सदर याक शिराक ने 2002 में सरकोजी को वजीर दाखिला बना दिया। वो 2004 में वजीर ख़जाना बन गया और 2005 में उन्हें एक बार फिर वजीर दाखिला बना दिया गया। वो फ्रांस की तारीख का मकबूल तरीन वजीर दाखिला था, जबकि सरकोजी को उसकी सियासी जमात ने 14 जनवरी 2007 को अपना सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। निकोलस सरकोजी ने 16 मई 2007 में इलेक्शन लड़ा और वो 16 मई 2007 को फ्रांस का सदर मुंतखब हो गया। वो फ्रांस का पहला सदर था जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद जन्म लिया था। लेकिन सरकोजी का सियासी कैरियर और प्रोफाइल भी हमारे लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, चुनाचे हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। निकोलस सरकोजी 2007 के आखिर में अचानक साबिक सुपर मॉडल और गुलकारा
कार्ला ब्रूनी के साथ देखे जाने लगा। कार्ला ब्रूनी इटली के बिजनेसमैन खानदान से ताल्लुक रखती थी और वो यूरोप की सुपर मॉडल और गुलकारा थी। वो 1967 में इटली में पैदा हुई थी और उस वक्त वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। कार्ला ब्रूनी एक खुशहाल खातून थी। उसकी जाती आमदनी 7.5 लाख यूरो सालाना थी और वो आम जिंदगी में एक गर्मजोश और मुतहरिक खातून थी। कार्ला ब्रूनी सदर सरकोजी से पहले मेक हॉजर, इसके अलावा एरिक कैप्लिन, इसके अलावा केविन कोस्टर, इसके अलावा विंस्टन प्रेज, डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के साबिक वजीर आजम फेप्सिस को भी भुगता चुकी थी। इन बंदों को भुगता चुकी थी पहले। ये तमाम लोग उसके बॉयफ्रेंड्स रहे थे और कार्ला ब्रूनी एक बच्चे की मां भी थी शौहर के बगैर। 2007 में निकोलस सरकोजी और कार्ला ब्रूनी की मुलाकात हुई। दोनों करीब आए, मीडिया की नजरों में आए और पूरी दुनिया के अखबारात और टेलीविजन चैनल्स ने इस नए जोड़े को कवरेज देना शुरू कर दी। लेकिन सदर निकोलस सरकोजी और कार्ला ब्रूनी ने इसकी कोई परवाह न की। इसी दौरान कार्ला ब्रूनी ने फ्रांसीसी सदर सरकोजी के साथ बेशुमार ममालिक के दौरे किए और दोनों ने उन तमाम ममालिक में अच्छा वक्त गुजारा। 2008 के शुरू में फ्रांस के चंद अखबारात और टेलीविजन चैनल्स ने दावा किया था कि निकोलस सरकोजी कार्ला ब्रूनी के साथ शादी कर चुके हैं और वो चंद ही दिनों में शादी का ऐलान करने वाले हैं। निकोलस सरकोजी करने वाले हैं, लेकिन ये बात अभी सिर्फ अफवाहों और सरगोशियों तक महदूद थी और ये सरगोशियां, ये अफवाहें, ये शादी और सरकोजी और कार्ला ब्रूनी की अज़वाजी जिंदगी भी हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। चुनाचे हम इस किस्से से भी आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी 25 और 26 जनवरी 2008 को भारत के सरकारी दौरे पर आए थे। ये दौरा 2 माह कबल तय हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है जिसके लिए स्टोरी सुनाई जा रही है। जनवरी के वस्त में कार्ला ब्रूनी ने भी सदर के साथ भारत जाने का फैसला किया। वो आगरा में ताजमहल देखना चाहती थी और उसके सामने खड़ी होकर तस्वीर खिंचवाना चाहती थी। फ्रांसीसी हुकूमत ने भारत को सदर के साथ कार्ला ब्रूनी की आमद की इतला दे दी। ये इतला जो ही भारत पहुंची तो भारतीय हुकूमत परेशान हो गई। भारतीय हुकूमत की परेशानी की 2 बड़ी वजूहात थीं। अव्वल, भारत में कभी कोई सदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं आया था और भारतीय हुकूमत का ख्याल था कि अगर इसने फ्रांसीसी सदर की गर्लफ्रेंड को सरकारी प्रोटोकॉल दिया तो अवाम नाराज हो जाएंगे। भारत अभी इस हद तक मैच्योर नहीं हुआ कि लोग हुकूमत को किसी सदर की गर्लफ्रेंड का इस्तकबाल करते देखें और खामोश रहें। दोम, फ्रांसीसी सदर कार्ला ब्रूनी को एलिया से ज्यादा अहमियत देते थे, लिहाजा सरकोजी की ख्वाहिश होगी भारतीय हुकूमत कार्ला ब्रूनी को फर्स्ट लेडी का प्रोटोकॉल दे और अगर हुकूमत इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं करती तो ये सफारती बददियानती होगी। जबकि दूसरी सूरत में अगर कार्ला ब्रूनी को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता तो सदर निकोलस सरकोजी नाराज हो सकते थे। भारत की वजारत खारजा ने चंद दिन इस मसले पर सोचा और उसके बाद कार्ला ब्रूनी को भारत उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय हुकूमत का कहना था हम मशरकी लोग हैं और हमारे मुल्क में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तल्लुक को मायूब समझा जाता है। चुनाचे सदर मेहरबानी फरमाकर कार्ला ब्रूनी को अपने साथ न लाएं। ये भारत जैसे गरीब मुल्क की तरफ से फ्रांस जैसे अमीर मुल्क की ठीक ठाक तौहीन थी और मुमकिन था फ्रांसीसी सदर अपना दौरा मनसूख कर देते, लेकिन सरकोजी ने दौरा मनसूख न किया। उसकी वजह भी बहुत दिलचस्प थी। फ्रांसीसी सदर के साथ 300 लोगों का वफ्द भारत आ रहा था, जिनमें 60 बड़े बिजनेसमैन और फ्रांस के तालीमी इदारों के 20 मालकान भी शामिल थे। ये तमाम लोग कारोबारी मुआहदे करने भारत जा रहे थे।
इधर भी वो SIFC बड़े मुआहदे कर रही है। और निकोलस सरकोजी फ्रांस के ताजरों की अहमियत से वाकिफ थे, चुनाचे सरकोजी अपनी महबूब गर्लफ्रेंड को पेरिस छोड़कर 25 जनवरी को भारत पहुंच गए और उन्होंने 26 जनवरी को ताजमहल की सैर की और वो ताजमहल के सामने बैठकर 2 घंटे तक अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते रहे। ये 2 घंटे भारतीय हुकूमत का इनकार और कार्ला ब्रूनी की अधूरी ख्वाहिश और हमारे लिए अहमियत रखती है। ये स्टोरी की अहमियत है और मैं आपको इस नुक्ते पर लाना चाहता था। इस नुक्ते पर, किस नुक्ते पर? फ्रांसीसी सदर की गर्लफ्रेंड कार्ला ब्रूनी इससे कबल सारकोजी के साथ सऊदी अरब, कतर, दुबई, मिस्र और उर्दन का दौरा कर चुकी थी। डॉट कनेक्टिंग कर लें। इन मुकद्दस सरजमीनों पे बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड है। मौजा ही मौजा, गैरत है बड़ी चीज इस जहान तगो दो में कर चुकी थी। ये 5 इस्लामी मुल्क हैं और इन 5 ममालिक में कार्ला ब्रूनी फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी के साथ गई थी और उसकी बाहों में बाहें डालकर जहाज से उतरी थी और किसी इस्लामी मुल्क ने कार्ला ब्रूनी, उसके नाजायज रिश्ते और उसके नाजायज दौरे पर इतराज नहीं किया था। और इन 5 ममालिक ने कार्ला ब्रूनी को फर्स्ट लेडी का प्रोटोकॉल और इस्तकबाल दिया था, एक दाश्ता को, एक रखेल को, जो उर्दू में कहते हैं। यानी गर्लफ्रेंड तो जरा मुहज़्ज़ब वो है ना, यानी आपकी शादी नहीं हुई तो जिस तरह वहां पे होता है, इन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दिया। जी, मैंने जब से भारत के इनकार के बारे में पढ़ा था, मुझे उस वक्त से यूं महसूस होता था अगर निकोलस सरकोजी पाकिस्तान का दौरा करते और कार्ला ब्रूनी उनके साथ पाकिस्तान आती तो शायद हम न सिर्फ इसे सरकारी प्रोटोकॉल देते बल्कि हो सकता था लगे हाथों उसे बादशाही मस्जिद की सैर भी करा देते और सरकोजी और कार्ला ब्रूनी को उर्दन, मिस्र, दुबई, कतर और सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान में भी किसी किस्म का मसला पेश ना आता। ये नौजवान जोड़ा कराची, लाहौर या इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर उतरता, हम उन्हें 21 तोपों की सलामी देते, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते और जब तक ये दोनों हमारे मुल्क में रहते हम उनके रास्ते में फूलों की पत्तियां बिछाते रहते। लेकिन क्योंकि सदर सरकोजी और उनकी गर्लफ्रेंड कार्ला ब्रूनी पाकिस्तान नहीं आई, चुनांचे ये दोनों हमारी मेज़बानी और हम इनकी खिदमत से महरूम रहे और हम सऊदी अरब, कतर, दुबई, मिस्र और उर्दन की तरह शर्फ मेज़बानी भी हासिल न कर सके। मगर मेरी ख्वाहिश थी हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आए जब हम न सिर्फ कार्ला ब्रूनी का इस्तकबाल करें बल्कि उसकी पालतू बिल्लियों की भी खिदमत कर रहे हों। पालतू बिल्लियां भी कार्ला ब्रूनी साथ लेके जाती थी। आखिर हमें किसी न किसी शोबे में तो अपने हमसाय मुल्क में आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम वो सुनहरी दिन कब तुलू होगा, लेकिन उस दिन से पहले एक बात तय है, कौमें अब ये सुनने वाली है, कौमें अना, इज्जत नफ्स और वकार के बगैर जिंदा नहीं रहती। एब्सोल्युटली नॉट। याद आया है जी? एब्सोल्युटली नॉट। अड्डे नहीं देंगे। यहां पे CIA के चीफ आए, ठीक है जी, इमरान खान वजीर आज़म थे। इमरान खान को अप्रोच किया गया कि CIA का चीफ मिलना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि मेरा और CIA के चीफ का एक स्टेटस है, वो मिले ना लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से, DG ISI से, उसका और उसका रुतबा बराबर है, मिले आपस में। अना, गैरत है बड़ी चीज इस जहान तगुदो में, वकार। खान ने कहा मिले। CIA का नाम सुन के यहां पे लोगों की पुतलूनें वो सफेद और पीली हो जाती हैं। और खान ने कहा कि मिले फैज उम्मीद से। मैं क्यों मिलूं? नहीं मिले। इससे पहले बानियों ने क्या किया था? कैद आदम को सफीर ने कहा कि बादशाह का भाई पाकिस्तान आ रहा है, अगर आप उसका इस्तकबाल कर लें तो। कैद आज़म ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं इस्तकबाल करूंगा, शर्त एक है कि
जब मेरा भाई लंदन जाए तो फिर बादशाह उसका इस्तकबाल करे, ये शर्त है। सफीर के पास कोई नहीं जवाब नहीं था, क्योंकि लोगों की फाइलें नहीं थी, ना फाइलें हैं। वरना रिम्ज़ क्लार्क याद कर, ये पक्का फिक्र याद करना है रिम्ज़ क्लार्क का, कि इनको डॉलर दें, इनसे मां ले लें। रिम्ज़ क्लार्क ने कहा था, याद रखें, डॉलर दें, मां ले लें। बिल्कुल, अब यहां पे देख लें आप जी, बगैर जिंदा नहीं रहती। और ये इज्जत नफ्स, वक़ार और अना की कुव्वत होती है जो कौमों को अक़वाम आलम की भीड़ में सर उठाकर चलने की जुर्रत देती है। और बदकिस्मती से आलम इस्लाम इस कुव्वत से महरूम है। मैंने जब से ये खबर पढ़ी थी, मेरे दिल से आह निकल गई और मैं दुआ करता रहा, काश भारत की जगह हम होते, काश हमारे अंदर इतनी ताकत होती कि हम फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों के सरबराहान को टोक सकते। काश हम इन्हें ये कह सकते, अगर तुमने पाकिस्तान आना है तो तुम्हें हमारी शराइत पर आना पड़ेगा, हमारी ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ेगा। काश कभी ऐसा हो जाता। यहां पे एब्सोल्युटली नॉट वजीर आजम ने कहा, और चुगलियां किसने लगाई? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा ने। 1.5 घंटे की कॉल की वजीर खारजा पोम्पियो को कि ये अमेरिका के खिलाफ है, ये तालिबान खान है, इसको हटाओ, ये तुम लोगों की बात नहीं। वे चीफ कह रहा है। और HBO के नुमाइंदों को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, यही था ना, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हमारे पास अगर सरकोदी आता, गर्लफ्रेंड क्या जो मर्जी ले आता, हम 21 तोपों की सलामी देते और आगे जो है ना नाचने वाले छोड़ते, ढोल बजाते। जी, ये थी जो है वो गैरत है बड़ी चीज, जहान तक दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अगली स्टोरी पे आते हैं, और है इमरान खान ने जेल में कहा है कि हम अशरफ गनी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये अशरफ गनी कौन है? अशरफ गनी है ये पालशिया, ये चेरी ब्लॉसम, जिसके बारे में बाजवा ने कहा इसको माँ की गालियां दो, बहन की गालियां दो, बीवी की गालियां दो, ये मुस्कुराता रहता है, इसके चेहरे पर स्माइल होती है। इसको कान पकड़वाओ और कुछ पर्दे के पीछे ले जाओ, ये चिल है बिल्कुल, ये कुछ नहीं कहता। तो उन्होंने कहा है खान साहब ने, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जब मामलात आखिरी दिनों पे थे, अफगानिस्तान का अपना सदर था अशरफ गनी था ना, तो मुज़ाकरात कहाँ पे हो रहे थे याद है? दोहा में, कतर में। और मुज़ाकरात हो किसके साथ रहे थे? तालिबान के साथ। ताकत तालिबान थे, ताकत का तवाज़ुन तालिबान के हक में था, असली कुव्वत तालिबान थे। अशरफ गनी या हामिद करदई से क्या मुलाकात करना? पपेट, कठपुतलियाँ, वो मट्टी के माधु, वो नंगे कौम, नंगे दीन, गद्दार, किसी ने बात नहीं की उनसे। तालिबान ने उनको हाथ ही नहीं मिलाया। तालिबान अभी उधर ही थे जब वो काबुल छोड़ के जो है ना नस गए। मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान के साथ और जो है अमेरिका के। आपको याद होगा वो अमेरिकी सफीर ज़िल्म खलीलजाद, वो सारे मामला तय कर रहा था अमेरिका की तरफ से। तो बिल्कुल इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है, इनके साथ क्या मुज़ाकरात करना? ये इसने पेट्रोल के 10 रुपए कीमत कम की, वजीर खजाना ने गालियां भी दी और 2 रुपए कर दिए उसको। इनके हाथ में क्या है? ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, जाली हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने इनको बिठाया हुआ है। इनकी कौन सुनता है? इनकी चल रही है, ये सारा कुछ यही कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि जितने जराइम है ना, जराइम वो ये कर रहे हैं ताकि मत्थे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लगें। जितनी खलीज बढ़ेगी पीटीआई की और इसकी फौज की, जर्नैलों की फौज की, क्या जर्नैलों की, उतने इनकी मौजें हैं। इमरान खान ने कहा कि समंदर में एक बहुत बड़ा जूता तैर रहा है, उस जूते की एक साइड को पकड़ा हुआ है नून लीग ने और एक साइड को पकड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी ने। अब वो ये जूते के सहारे पे तैर रहे हैं, आप इसे बूट भी कह लें। अगर वो जूता छोड़ते हैं, समंदर है, बस इन्होंने वही दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं। इनकी औकात क्या है?
یعنی ابھی وہ کہہ دیں ان کو، وہ کاکڑ نے دھمکی بھی تھی حنیف عباسی کو کہ زیادہ باتیں یا بڑھ بڑھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فارم 47 والا سارا کچھ بتا دوں گا۔ تو عمران خان کو واقعی اس اشرف غنی سے، اس پالشیے سے جو حکومت چلا رہے ہیں، جو ان کو لائے ہیں، جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں، جاوید لطیف کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے کہ حکومت چلی جائے گی، حکومت انہوں نے بچانی ہے جو لائے ہیں، جنہوں نے بنائی ہے۔ یہ جاوید لطیف کہہ چکا ہے، نون لیگ کا بڑا کھڑپینچ اور انقلابی، کہ جو لائے ہیں ان کو فکر ہو، ہمیں کیا فکر ہے۔ تو بہرحال یہ اشرف غنی سے مذاکرات، یہ ٹائم کا ضیاع ہوگا، ان کو کون جانتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور پھر یہ گندی نالی کے کیڑے، یہ کرپشن کرنے والے، ٹیٹیاں والے، ان کی کیا جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی ہے، ان کی کیا ساکھ ہے۔ تو خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ آج پتن نے رپورٹ جاری کی ہے، پتن نے، اور رپورٹ کس کی جاری کی ہے؟ حلقہ 130۔ یہ کس کا حلقہ تھا؟ یہ جناب 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف صاحب کا۔ اور کیا انکشاف کیا انہوں نے کہ جہاں پہ 1000 ووٹ تھے نا، سارے پورے ووٹ 1000 تھے، وہاں 1200 ووٹ پڑا ہے۔ یعنی اس لیے جہاں پہ ڈوب مرنے کا مقام تھا نا، اس وقت مغرب کے وقت نواز شریف وکٹری سپیچ کر رہا تھا، اور ادھر پیچھے بندوبست ہو رہا تھا یاسمین راشد کے خلاف۔ پتن نے رپورٹ دی ہے کہ 2002 کے بعد اگر پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، 2002 کے بعد، اور آئیڈیل دھاندلی ہوئی ہے اور دبا کے دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ 2024 میں، پھر 2024 کے نواز شریف اور مریم نواز کے حلقے میں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جہاں پہ 1000 پورا ووٹ ہے، وہاں نواز شریف کو پڑ رہے ہیں 1200 ووٹ۔ 1000 وہ بندہ بھی بھگت گیا، 200 فرشتے بھی آ گئے۔ یہ پتن نے آج رپورٹ جاری کی ہے، اور وہ وکٹری سپیچ کر رہا تھا۔ دیکھیں کبھی ایسے بے شرم، جن میں کوئی شرم حیا نہ ہو، جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں 3 دفعہ کا وزیر اعظم۔ یہ تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس جیسا بندہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، اور اس ملک کا، اور پھر ملک کی حالت بھی دیکھیں۔ اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ 3231 ارب روپے 45 دنوں میں انہوں نے لیے ہیں، اور یہ کسی نے کومنٹس میں جواب نہیں دیا کہ وہ کدھر گئے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ کومنٹس میں بتائیں کہ 45 دنوں میں 3231 ارب انہوں نے لے کر کمرشل بینکوں سے پھونک دی ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ کدھر گئے؟ بتائیں جی۔ بالکل جدھر گئے، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کدھر گئے۔ تو بہرحال جی، پتن کی رپورٹ آئی ہے، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے لیے۔ وہ بوڑھی خاتون، وہ بیمار خاتون پھر ہسپتال پہنچ گئی ہے، بہت شدید بیمار ہے، جس کو کینسر تھا، جو پاکستان کی سب سے بڑی گائنیکولوجسٹ ہے، جس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لیڈی ڈاکٹرز کو، ڈاکٹر جاسمین راشد، اور جو شمالی علاقہ جات میں صرف اس لیے جاتی تھی کہ وہاں پہ گائنیکولوجسٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ جا کر وہ عورتوں کا چیک اپ کرتی اور ان کی امداد کیا کرتی تھی۔ کبھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یہ جاسمین راشد یہ جاتی تھی وہاں پہ شمالی علاقہ جات میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں عورتوں کی خدمت کرنے۔ وہ ڈاکٹر جاسمین راشد 1 سال سے بند ہے۔ سزا اور گناہ کیا ہے کہ نواز شریف کو 50,000 کی لیڈ سے اس نے ہرایا ہے، 50,000 کی لیڈ سے۔ امتیاز گل صاحب نے انکشاف کیا ہے، میرے شارٹ والے پورشن میں شارٹ موجود ہے، کہ ایک بریگیڈیئر صاحب گئے ہیں عمران خان کے پاس، اور بریگیڈیئر صاحب نے جو ہے وہ پیشکش کی ہے کہ جی آپ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں، تو آپ کو جو ہے نا سارے کیسز بھی ختم، اور آپ کو حکومت بھی دے دی جائے گی۔ تو عمران خان نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، بس آپ میری ایک بات مان لیں، قرآن پاک منگواتے ہیں، اور آپ قرآن پاک پہ میرے سامنے ہاتھ رکھ دیں کہ 9 مئی جو ہے نا وہ میں نے کروایا ہے، یعنی عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے کروایا ہے، تو میں ابھی آپ ادھر ہی بیٹھے، میں معافی مانگتا ہوں، ٹی وی آن کریں لائیو۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے قرآن پر ہاتھ
رکھنے سے انکار کر دیا. میرے شارٹ والے پورشن میں جائیں, وہاں امتیاز گل صاحب کی, بہت بڑے صحافی اور بہت باخبر صحافی ہیں, اس میں یہ شارٹ پڑا ہے, آپ امتیاز گل صاحب کو سن لیں کہ عمران خان نے کہا ہے, کیونکہ 9 مئی جو ہے نا, 9 مئی وہ صورت اختیار کر چکا ہے جس طرح جرمنی میں نا, نازی جرمنی میں ہٹلر کے بعد یہودی تھے, یعنی یہودیوں کو پکڑا جاتا. آپ فلمیں دیکھ لیں, نیٹ فلکس پہ بڑی زبردست فلم پڑی ہے جو ہے نا دوسری جنگ عظیم کی, نیٹ فلکس پہ, جن کے پاس نیٹ فلکس کی سہولت ہو تو وہ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دیکھنی, بھائی یہ خیال کرنا, بہت ظلم و تشدد ہے. تو وہاں پہ ایک یہودی دکان چلا رہا ہے نا, وہ نازی آتے کہ جی یہ یہودی ہے, وہ بیچارہ چیختا رہتا کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے کیا قصور کیا ہے. وہ لے جاتے کیمپ میں, گیس چیمبر میں لے جاتے, اور جو حال میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ نیٹ فلکس پہ آپ دیکھیں نا, تقریباً 9-10 قصے ہیں, آپ دیکھ نہیں پائیں گے ٹی وی پہ وہ فوٹیجز یہودیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا. یعنی ایک یہودی مزدوری کر رہا ہے, آ گئے جی گسٹاپو والے اٹھا کے لے گئے. ایک یہودی دکان چلا رہا ہے, آ گئے گسٹاپو والے لے گئے. ایک یہودی کشتی چلا کے جا رہا ہے, کشتی روکی, گسٹاپو والے آگے اٹھا. اس طرح سارے یہودی, یہ بالکل 9 مئی والے یہودی بن چکے ہیں, اور اوپر والے ہٹلر بن چکے ہیں. 9 مئی عبداللہ کہہ رہا تھا, بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ یار میں کیا کروں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ جو ہے نا, میں نے گھر والی سے کھانا مانگا ہے, ایک دفعہ مانگا ہے, اس نے کہا ابھی نہیں بنا, دوسری دفعہ مانگا ہے تو مجھے کہتی ہے زیادہ روب نہ جھاڑا کرو, میں SHO کو بتا دوں گی کہ تم 9 مئی میں ملوث تھے. کہتا ہے پھر میں نے کھانا مانگنا کیا, میں نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے. یہ حالت ہو چکی ہے 9 مئی کی. یہ PTI والوں کو یہودی بنا چکے ہیں. آج اسلام آباد جو ہے نا, وہ ہائی کورٹ میں جو جسٹس سمن تھی رفت کہ جی وہ شہباز گل کے بھائی کو پیش کریں, 48 گھنٹوں کے اندر پیش کریں. اظہر مشوانی کے 2 بھائی پروفیسر ہیں, پروفیسر غیب ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, پروفیسر ہیں. اس کے علاوہ جی وہ جنجوا, وہ اتنا پڑھا لکھا لڑکا, اس پہ توپیں, ٹینک, گولے, JF تھنڈر, F-16 3 ایٹم بم ڈال کے آج اس کو بھی جو ہے نا وہ 2 دن ریمانڈ پہ دے دیے گئے. یہودی, PTI والے یہودی بن چکے ہیں اور یہ ہٹلر بن چکے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کیا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق ہم نے بنایا یا آپ نے بنایا ہے؟ CCTV فوٹیج نکالیں, ایک ایک بندہ گزاریں کیپٹل ہل کی طرح. عمران خان سامنے آئے, الٹا لٹکا دیں. ڈاکٹر جاسمین راشد سامنے آئے, الٹا لٹکا, جو بھی ہے لٹکائیں. ویسے 9 مئی حق ہو 9 مئی یہی ہو رہا ہے اس ملک میں. کوئی کام انہیں کہیں کہ جی بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں, 9 مئی, لوڈ شیڈنگ ہے 9 مئی, بے روزگاری ہے 9 مئی, چیف منسٹر ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے 9 مئی, نواز شریف 50,000 کی لیڈ سے ہارا ہے, ڈوب مرے 9 مئی. بس یہ منتر ہے 9 مئی. تو بالکل جو ہے نا یہ گسٹاپو بن چکی ہے. میں نے گسٹاپو پہ ویلاگ کیا تھا, پیچھے پڑا ہے. تو یہ گسٹاپو بن چکی ہے ریاست, اور PTI والے یہودی بن چکے ہیں کہ جس طرح یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا. بہرحال یہ آپ وہ امتیاز گل صاحب کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ججوں کو پھر ڈرایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے. ججوں کو اسی لیے ایڈ ہاک جج بلائے گئے ہیں تاکہ ایمرجنسی لگے, 6-7 ججوں کو فارغ کیا جائے. اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑا بینچ بنا کے قاضی فائز عیسیٰ وہ ایمرجنسی کو وہ کر دیں, لیگلائز کر دیں کہ ٹھیک لگی ہے جی ایمرجنسی. یہ بھی یہاں پہ خبریں گرم ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ جب بچے جو ہے وہ کوئی شرارت کرتے ہیں تو والدین ان کو سمجھانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. 76 سال کا لاڈ پیار ہے, اس لاڈ پیار نے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے. سیر علی بگا نے, عید وفا نے, تو ان پہ اس لیے تنقید کرتے ہیں. جس ادارے پر تنقید نہ کی جائے تو وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم لاڈ بھی کرتے ہیں تو ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں. بہرحال خبریں اور بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اور ویڈیو لمبا ہونے پہ معاف کر دیجئے گا. اللہ پاک آپ لوگوں کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں
रहमत का मामला फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए। आसानियाँ बांटने की बहुत सख्त ज़रूरत है, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।